रेस्क्यू टीम को इनके टेंट के अंदर से पका हुआ खाना तो मिला ही, पर खाने वाला नहीं मिला। इनकी जैकेट्स, जूते, सारे इक्विपमेंट्स बिल्कुल ठीक हालत में मिले, पर कुछ देर बाद उनको लाशों का एक बिखरा हुआ ढेर मिलता है। इंजरीज इतनी अजीब के समझ से बाहर। किसी की आंखें नहीं तो किसी की ज़बान ही गायब, किसी की पसलियाँ चकनाचूर तो किसी का दिमाग ही टूटा हुआ। लेकिन 2 लाशें ऐसी मिली जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को भी झंझोड़ कर रख दिया। बिल्कुल, इन दोनों लाशों ने कपड़े ही नहीं पहने हुए थे। आखिर उस ड्रोनी रात हुआ क्या था और किस चीज़ ने इनको इस कदर डरा दिया था, जिसकी वजह से वो कैंप से नंगे ही भागने पर मजबूर हो गए। और इन्होंने अपनी डायरी में ऐसा क्या लिखा हुआ था। आपको बताता चलूँ कि इनके पास जो कैमरा था, इसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई थी। यह है द डियाटलॉफ पास मिस्ट्री। तो आइए 4 टीवी की एक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये बात है 1958 की, जब उरल पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के कुछ लड़के ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। ये सब एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे और कई बार एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में सक्सेसफुल कैंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। वो अपने इंस्टीट्यूट से परमिशन लेते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ कर लेते हैं। अगर इनका ये मिशन कामयाब रहा तो उनको इदारे की तरफ से कैटेगरी 3 का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो इस दौर का सबसे एडवांस्ड लेवल था, जो किसी एक्सपीरियंस्ड हाइकर को ही दिया जाता था। करते कराते वो दिन भी आ जाता है जब ये 10 लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप अपने इस एडवेंचर का आगाज़ करता है। इस ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां भी शामिल थीं। आइगोर डियाटलॉफ, जिसका ये प्लान था, वही इस एक्सपीडिशन का लीडर था। यहाँ मज़े की बात यह थी कि इनके पास एक नोटबुक भी थी जिसमें आइगोर पल पल के हर वाक़यात और ख़बर लिख रहा था। ट्रेन के सफ़र के दौरान वो लिखता है, फाइनली वो दिन आ ही गया, हम इस इंतज़ार की गई एक्सपीडिशन पर जा रहे हैं। सबका जोश बहुत ज़्यादा हाई है और ग्रुप चैलेंजेस के लिए तैयार है। 2 दिनों तक ग्रुप ने ट्रेन, बस, ट्रक और घोड़ों पर सवार होकर अपना सफ़र जारी रखा। इस दौरान डियाटलॉफ ने कुछ फ़नी मोमेंट्स भी कापी में नोट किए। वो लिखता है, हमने गाने गाए और बहुत हंसी मजाक किया। सर्द हवा के बावजूद सबका मूड बहुत चीरफुल है। यहाँ तक तो ये एक्सपीडिशन एकदम नॉर्मल थी। 27 जनवरी को ये ग्रुप गोरा और टोल्टन की तरफ रवां दवा था, पर अचानक अगले दिन यानी 28 जनवरी को इनमें से एक यूरी यूदिन की तबीयत ख़राब हो गई और इसने वापस पीछे जाने का फ़ैसला किया। ये हैं कुछ तस्वीरें जिसमें यह अपने ग्रुप से जुदा हो रहा है, पर बेचारे को क्या मालूम था कि यह इन सब को आखिरी बार देख रहा है। यूरी के जाने के बाद बाकी 9 लोगों ने अपना सफ़र बर्फीली वादियों की तरफ जारी रखा। ये 31 जनवरी का दिन था और ग्रुप हाईलैंड के एरिया के एज पर पहुंच गया था। ठंड और मुश्किलात के बावजूद इन्होंने जैसे तैसे करके एक रात वहीं गुजारी और अगले दिन 1 फरवरी को उन्होंने पास के रास्ते चलना शुरू कर दिया। प्लान ये था कि पास क्रॉस करके रात का कैंप इसके ऑपोजिट लगाएंगे, पर उस वक़्त उनका साथ किस्मत ने छोड़ दिया और मौसम ने अचानक अपना रुख बदल लिया। तेज़ी से बर्फ़ गिरने लगी और विजिबिलिटी 0 हो गई और आइगर अपनी कॉपी में ये लिखने पर कासिर हो गया, मौसम उम्मीद से ज़्यादा सख्त है, तेज़ हवाएं और काटने वाली ठंड, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी दौरान वो रास्ता भटक जाते हैं और पहुंच जाते हैं माउंटेन ऑफ द डेड में। वक्त काफ़ी हो चुका था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि आज की रात यहीं गुजारी जाए। ये हैं इनकी ज़िंदगी की कुछ आखिरी तस्वीर और आइगोर ने जो आखिरी बार रजिस्टर पर लिखा था, इसकी ट्रांसलेशन कुछ ये थी, हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, मुश्किलात हैं मगर नज़ारा लाजवाब है, रात के लिए कैंप लगा रहे हैं। इसके बाद इनके साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं मालूम। इस एक्सपीडिशन की ड्यूरेशन 16 दिनों की होनी थी और प्लान के मुताबिक अब तक इनको इस जगह पर पहुंच जाना चाहिए था जहां से इसका आगाज़ हुआ था। लेकिन अब तो 16 दिनों को भी गुजरे 15 रोज़ बीत चुके थे, पर इन 9 हाइकर्स का कुछ अता पता नहीं था। तभी एक रेस्क्यू टीम तश्कील दी गई और ऑपरेशन शुरू करवा दिया गया। खुशकिस्मती से 26 फरवरी को रेस्क्यू टीम को इनका टेंट मिल जाता है। टेंट की हालत ऐसा मंजर पेश कर रही थी जैसे यहाँ कुछ तो बहुत ही भयानक हुआ है। इनका टेंट अंदर से काटा गया था क्योंकि इसके धागे बाहर की तरफ निकले हुए थे। रेस्क्यू टीम डिस्कवर करती है कि टेंट में ग्रुप का सामान, इनके जूते, इनकी मोज़े और इनकी जैकेट्स
यहाँ तक कि खाना भी वहीं ठीक हालत में रखा हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स को टेंट के बाहर 500 मीटर दूर तक फैले फुटप्रिंट्स मिले जो जंगल की तरफ जा रहे थे। लेकिन यहाँ एक और डिस्टर्बिंग चीज़ सामने आई। बिल्कुल, फुटप्रिंट्स को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला ये बिल्कुल नॉर्मल थे। मतलब कैंप को फाड़ने के बाद अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया था और ये 9 हाइकर्स ईजी होकर चलने लग पड़े थे। टीम को कुछ दूर एक देवदार का दरख्त मिलता है जिसके पास इनको बोन फायर के रिमेन्स भी मिलते हैं और थोड़ी ही देर बाद 2 बर्फ़ में जमी हुई किरिवोनिशेंको और डोरोशेंको की लाशें मिलती हैं। इन दोनों हैकर्स ने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे, ना ही कोई पैंट्स थी, ना ही जूते मोजे, ना ही जैकेट्स, कोई ग्लव्स और ना ही किसी किस्म की टोपी। इन्होंने सिर्फ हल्की शर्ट्स और अंडरवेयर पहना हुआ था। वेदर फोरकास्ट में देखा गया तो मालूम पड़ा जब इनकी मौत हुई तो इस वक्त यहाँ का दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस था। पर उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे गर्मियों के मौसम में लोग पहनते हैं। पर ऐसा क्यों था? पास में मौजूद देवदार के दरख्त की टहनियाँ भी 5 मीटर तक झुकी हुई मिली। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ रहे हों, पर शायद इनको इस चीज़ से बचने का वक्त ही ना मिला। बाकी 3 हैकर्स की लाशें भी दरख्त और टेंट के बीच से मिली। इन्होंने पहले के मुकाबलों में कुछ ज़्यादा कपड़े पहने हुए थे, पर जूते और मोज़े इनके जिस्म से भी गायब थे। इनकी हालत और पोज़ से लगता था कि वो टेंट तक वापस पहुंचने की कोशिश में ज़िंदगी की बाजी हार गए हों। ये मंजर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनसॉल्व मिस्ट्री का आगाज़ था। आखिरी 4 हैकर्स को ढूंढने में 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया, पर आखिरकार 4 मई को उनकी लाशें जंगल की एक 13 फुट गहरी खाई से मिली। 9 में से 6 हाइकर्स की मौत तो हाइपोथर्मिया बताई गई, पर 3 लोगों को बहुत ही अजीब इंजरीज़ हुई जिसका जवाब हमें आज तक भी नहीं मिल पाया। इनमें से 2 की आंखें और 1 की तो ज़बान ही गायब थी। एक की पसलियाँ चकनाचूर थीं तो तीसरे का ब्रेन स्कल ही टूटा हुआ था। अब तक इस केस को इंटरनेशनल कवरेज भी मिल चुकी थी। शुरू में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मानसी कबीले के लोगों ने 9 हैकर्स को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि मौत का तरीका इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता। वो इसलिए कि वहाँ सिर्फ हैकर्स के फुटप्रिंट्स ही मिले और किसी हाथम-पाई का कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए इस केस को 28 मई 1959 में क्लोज़ कर दिया गया। पर सवाल तो अभी भी वही है कि आखिर उस रात इनके साथ हुआ क्या था? क्यों इन्होंने टेंट को अंदर से फाड़ा और बाहर भागे, वो भी नंगे? यहाँ पहले ही एक बात क्लियर है, यहाँ ना ही कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था और ना ही एलियंस का कोई चक्कर है। यहाँ पर हम आपके सामने 3 साइंटिफिक थ्योरीज रखेंगे जो शायद इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकती हैं। थ्योरी नंबर 1, कई लोग मानते हैं कि शायद इनके टेंट में आग लग गई थी और अचानक ये बहुत ज़्यादा भड़क गई, इसीलिए इन्होंने टेंट फाड़ कर बाहर भागने का फ़ैसला किया। पर इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म तब किया गया जब इन 3 हैकर्स की लाशें डिस्कवर हुईं जो वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। और अगर टेंट में आग लगी ही थी तो टेंट का कपड़ा सही सलामत कैसे बच गया? और आखिर क्यों वो तीनों टेंट की तरफ दोबारा लौट रहे थे जबकि टेंट तो जल गया था? और हाँ, एक और बात, अगर टेंट में आग लगी ही थी तो इनके सारे इक्विपमेंट्स कैसे ठीक हालत में पाए गए? थ्योरी नंबर 2, कैटाबैटिक वाइंड थ्योरी। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए रिचर्ड होमग्रेन नामी आर्कियोलॉजिस्ट खुद इस साइट को 2019 फरवरी के मंथ में विजिट करते हैं और इस केस को थ्योरी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। In my view, the katabatic scenario is the only theory that would explain all the steps. इस थ्योरी के मुताबिक ये एक ऐसी हवा होती है जो अचानक एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है। ये अनप्रिडिक्टेबल होती है, पर यहाँ पर इस पर भी कई सवालात उठाए जा चुके हैं कि अगर ये इतनी तेज़ हवा होती है तो इनका टेंट उखड़ कर क्यों नहीं उड़ गया, और आखिर क्यों इतनी तेज़ हवा में भी वो अंडर पैंट्स में बाहर भागे, वो भी टेंट फाड़ कर। थ्योरी नंबर 1, स्लैब एवलेंच। ये पर्सनली मेरी फेवरेट वन है, वो इसलिए कि इससे शायद मिस्ट्री ही सॉल्व हो रही है। 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक सिमुलेशन के ज़रिए इस थ्योरी का पर्पस दिया। स्लैब एवलेंच एक छोटी पर एक्सट्रीमली पावरफुल एवलेंच होती है जो कि एक स्पेसिफिक लेयर ऑफ स्नो के नीचे से हिलती है और एक स्लैब की तरह नीचे गिरती है।
रिसर्चर्स का मानना है कि इनका टेंट जिस स्लोप पर बना हुआ था इससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर हार्श हवा की वजह से बर्फ़ की लेयर हिली होगी और स्लैब इनके टेंट को पिचका देता है, पर ये बच बचाकर बाहर निकल जाते हैं। जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे वो तो 500 मीटर दूर जाकर ही दम तोड़ देते हैं, और जिन्होंने थोड़े बहुत कपड़े पहने हुए थे वो इनसे आगे निकलकर जंगल में बोन फायर लगाते हैं और इस होप में आगे बढ़ते हैं कि शायद इनको कोई बस्ती मिल जाएगी। पर एक एवलेंच अचानक वजूद में आता है और इनको जंगल में 13 फीट नीचे दफन कर देता है। अब अगर इन तीनों की बात करें जो वापस टेंट की तरफ आ रहे थे तो इन्होंने जूते नहीं पहने हुए थे। शायद वो टेंट की तरफ गर्म कपड़े लेने आ रहे हों और हाइपोथर्मिया के कारण वो रास्ते में ही मर गए हों। आँखें और ज़बान हो कारण वो रास्ते में ही मर गए हों। आँखें और ज़बान हो सकता है किसी जंगली जानवर ने इन पर हमला करके खा ली हो, पर इसका भी कोई सबूत नहीं है। इस हादसे को आज 65 साल गुजर गए हैं। यूरी यूदिन जिसने एक्सपीडिशन बीच में छोड़ दी थी, इसकी नेचुरल मौत 76 ईयर्स की एज में 27 अप्रैल 2013 में हुई। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मैं मिलूँगा 4TV की अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह